अचानक से उसके सामने बाबा जी प्रकट हो जाते हैं। बाप रे बाप, ये तो कोई मायावी बाबा जी लग रहे हैं। अब ये मटका कोई साधारण मटका नहीं है। ये कहानी आशापुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहाँ के लोग सादा और मेहनत भरा जीवन जीते थे। इस गांव के ज्यादातर लोग किसान थे, जिनकी पूरी जिंदगी बारिश पर टिकी हुई थी। बारिश हुई तो खुशहाली और ना हुई तो मुश्किलें। उसी गांव में सोहन नाम का एक किसान रहता था। सोहन बेहद मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसकी एक आदत उसे हमेशा दुखी रखती थी। वो अपनी किस्मत को कोसता रहता था, और ऐसा करना गलत भी नहीं था, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसकी फसल कभी समय पर तैयार नहीं होती, और अगर हो भी जाती तो कभी तेज बारिश तो कभी भयंकर सूखा उसकी सारी मेहनत को बर्बाद कर देता। ये कहानी उसी सोहन की है, उसकी बदकिस्मती की और उस एक ऐसे मोड़ की जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक दिन हर रोज की तरह सोहन सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच गया। उसकी जमीन छोटी थी, जो चारों तरफ से दूसरे किसानों के खेतों से घिरी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो खेत पर पहुंचा, उसने देखा कि आसपास के किसी भी खेत में कोई काम करने नहीं आया था। अरे ये क्या, अभी तक कोई भी नहीं आया खेत पर। लगता है किसी को काम की जरा भी चिंता नहीं है। चलो, दूसरों के भरोसे बैठकर क्या फायदा। उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपना काम वो तो मुझे ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर सोहन बिना समय गंवाए कुदाल उठाता है और पूरे मन से अपने खेत में जुट जाता है। धीरे धीरे काम करते करते सुबह कब दोपहर में बदल जाती है, उसे खुद भी पता नहीं चलता। वो अपनी मेहनत में इतना खो चुका था कि जैसे दुनिया की हर आवाज उससे दूर हो गई हो। तभी कुछ देर बाद दूर से उसकी पत्नी राधा की आवाज सुनाई देती है। सुनते हो, खाना ले आई हूँ। राधा की आवाज सुनकर सोहन को समझ आता है कि दोपहर हो गई है। अरे ये क्या, दोपहर हो गई, पता ही नहीं चला कब सुबह निकल गई। चलो पहले आराम से खाना खा लेता हूँ, फिर थोड़ी देर सुस्ताकर दोबारा काम पर लग जाऊंगा। सोहन राधा के साथ खेतों के पास वाले पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। क्या हुआ जी, आज कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हो। हाँ राधा, आज सुबह से बिना रोके खेत में लगा हुआ हूँ। पता ही नहीं चला कब सुबह निकल गई और सीधी दोपहर हो गई। तो आपने थोड़ा आराम क्यों नहीं किया? कब से लगे हुए हो काम में? अरे आराम करता भी तो कैसे, आसपास के किसी भी खेत में कोई आया ही नहीं था। मुझे लगा अभी तो बहुत समय है दोपहर होने में। बस इसी चक्कर में काम करता रहा और पता ही नहीं चला कब दोपहर हो गई। तुम आई तब जाकर एहसास हुआ कि आधा दिन निकल चुका है। अरे अभी तक कोई आया ही नहीं, खेतों में काम करने वाला भी कोई नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों? बस वही तो, इन लोगों का तो सब ठीक है, जब मन किया आए, जब मन किया चले जाए। और एक मैं हूँ जो दिन रात घिसता रहता हूँ। फिर भी समझ नहीं आता कैसी किस्मत है मेरी। हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है मेरी मेहनत को मिटाने का। सोहन को इतने परेशान देखकर राधा उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। आप इतना क्यों दुखी हो रहे हो जी? आप इतनी मेहनत करते हो तो फिर किस्मत को कोसने से क्या फायदा? आज किस्मत साथ नहीं दे रही तो क्या हुआ? क्या पता कल वही किस्मत आपका साथ देने लगे। हाँ राधा, पर ये कल आखिर कब आएगा? हर बार सोचता हूँ इस बार सब ठीक होगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। कभी कभी तो लगता है जैसे ऊपर वाला भी मुझे परेशान करने में ही खुश होता है। आप निराश मत होइए जी, बस अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। मुझे पूरा यकीन है आज नहीं तो कल एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप खुद मुझसे कहेंगे, राधा लगता है अब किस्मत भी मेरा साथ देने लगी है। देखते हैं राधा, वो दिन आखिर कब आता है। सोहन को खाना खिलाकर राधा वहां से वापस चली जाती है और सोहन एक बार फिर बिना रुके अपने खेत के काम में जुट जाता है। सोहन अपने खेत में काम कर ही रहा होता है, तभी वहां बगल वाले खेत का मालिक रमेश आता है। सोहन को इतनी लगन से काम करते देख रमेश हल्की मुस्कान के साथ आवाज लगाता है। और सोहन भाई, क्या हालचाल है? लगता है आज कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए थे खेत पर। जल्दी? कैसी जल्दी रमेश भाई, दोपहर हो चुकी है। लगता है आज आप ही कुछ ज्यादा देर से आए हो खेत पर। हाँ भाई, आज थोड़ा देर से आंख खुली तो सोचा पहले दोपहर का खाना आराम से खाना खा लूं, फिर खेत पर आऊं। पर तुमने क्या हुआ है सोहन भाई? खेत को देखकर तो लग रहा है तुम्हारा पूरा काम हो गया है।
पर तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस अपनी किस्मत को लेकर थोड़ा परेशान था। अरे सोहन भाई, कब तक अपनी किस्मत को कोसते रहोगे? अब किस्मत को ना कोसूं तो और क्या करूं भाई। तुम तो जानते ही हो, पिछले साल बाढ़ ने सब कुछ बहा दिया, फिर उसके बाद सूखा पड़ गया, और अब जब इस साल कोई आफत नहीं आई तो मंडी में अनाज के दाम ही गिरते जा रहे हैं। हर तरफ से बस नुकसान ही नुकसान हो रहा है भाई। किस्मत के भरोसे कब तक रहोगे? सोहन भाई, एक बात बताओ, हम दोनों के खेत साथ साथ हैं। जो आफत तुम्हारे खेत में आई होगी वही मेरे खेत में भी आई होगी, लेकिन मैं तो हर बार अपनी किस्मत को नहीं कोसता। हाँ, मैं मानता हूँ कि किस्मत का साथ होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ जाने से कुछ नहीं होता। मेहनत का फल जरूर मिलता है, और कभी कभी अपनी किस्मत बदलने के लिए हमें खुद कदम उठाने पड़ते मैं कुछ समझा नहीं भाई, जरा खुलकर बताओ ना, तुम कहना क्या चाहते हो? हैं। सोहन भाई, ये बताओ, खेती के अलावा तुम और क्या करते हो? मेष का ये सवाल सुनकर सोहन थोड़ा चौंक जाता है। उसे महसूस होता है कि शायद रमेश के पास उसकी परेशानी का कोई ऐसा हल है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। रमेश भाई, खेती के अलावा तो मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। मेरे दादा भी किसान थे, फिर ये जमीन मेरे पिताजी को मिली और अब मेरे पास है। हम तो हमेशा से इसी जमीन पर निर्भर रहे हैं, यही हमारी दुनिया है। देखो भाई, वो पहले का समय था जब सिर्फ खेती से ही पूरा घर चल जाता था, लेकिन अब वक्त बदल गया है सोहन। अब तुम्हें खेती के साथ साथ कुछ और भी करना पड़ेगा, तभी हालात बदलेंगे। तुम ही बताओ ना भाई, आखिर मैं क्या करूं? अरे सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले तुम अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ घर ले चलूंगा। वहां तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इसके बाद दोनों अपने अपने खेतों में काम करने लगते हैं। सोहन सुबह से ही काम में जुटा हुआ था, इसलिए उसका काम जल्दी खत्म हो जाता है। वो अपने खेत का काम निपटाकर रमेश के खेत के पास आकर खड़ा हो जाता है, और रमेश को काम करते हुए देख उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। रमेश भाई की मदद कर देता हूं, ताकि उनके साथ उनके घर जाकर पता कर सकूं कि आखिर रमेश भाई मुझे ऐसा क्या दिखाने वाले हैं। कहीं कोई ऐसा रास्ता तो नहीं जो मेरी किस्मत ही बदल दे। रमेश भाई, लीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ठीक है भाई। फिर क्या था, सोहन भी रमेश के खेत में उसका हाथ बटाने लग जाता है। दोनों मिलकर काम करते हैं, और सोहन की मदद से रमेश का काम भी उम्मीद से पहले खत्म हो जाता है। धन्यवाद सोहन भाई, तुम्हारी वजह से आज मेरा काम जल्दी निपट गया। अरे भाई, धन्यवाद कैसा, जब आप मेरी मदद करने वाले हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। बिल्कुल सही कहा भाई। चलो अब मेरे घर चलते हैं। फिर दोनों वहां से रमेश के घर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते भर सोहन के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर रमेश उसे क्या दिखाने वाला है। कुछ ही देर में दोनों रमेश के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले ही रमेश अचानक सोहन को बाहर ही रोक लेता है। सोहन भाई, तुम बहुत परेशान थे, इसलिए मैं तुम्हें अपना एक राज दिखाने यहाँ लाया हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, जो तरीका मैं तुम्हें बताने वाला हूँ और जो कुछ भी तुम अंदर देखोगे, वो बात तुम किसी और को नहीं बताओगे, वरना तुम्हारी मदद के चक्कर में मैं फंस जाऊंगा भाई। मेष की ये बात सुनकर सोहन थोड़ा चौंक जाता है। उसके मन में हल्का सा डर और शक पैदा होने लगता है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। रमेश भाई कभी ऐसी बातें नहीं करते, पता नहीं अंदर मुझे क्या दिखाने वाले हैं। अरे सोहन भाई, कहाँ खो गए? डरो मत, मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूं ना, उसकी मदद से तुम्हारी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होगी, चाहे सूखा पड़े या बाढ़ ही क्यों ना आ जाए। सोहन के मन में हल्का डर और शक तो था, लेकिन फिर भी वो रमेश के साथ उसके घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, चारों तरफ फैला सामान देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बाप रे बाप, इतना सारा सामान! रमेश भाई, तुम्हारा घर बाहर से तो एक साधारण किसान का लगता है, लेकिन अंदर का माहौल तो किसी बड़े व्यापारी के घर जैसा है। अरे भाई, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूं ना, उसे देखकर तो तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। मेष की ये बातें सुनकर सोहन के मन की बेचैनी और भी बढ़ने लगती है। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है। रमेश भाई, अब जल्दी बताओ भी, क्या दिखाने लाए हो मुझे? तुम्हारी बातें सुनकर तो मैं और परेशान हो रहा हूँ। ठीक है भाई, तुम यहीं रुको, मैं अभी वो चीज लेकर आता हूँ। रमेश धीरे धीरे कमरे के अंदर चला जाता है, और सोहन वहीं खड़ा बेचैनी से उसका इंतजार करने लगता है। कुछ ही पल बाद रमेश वापस लौटता है। उसके हाथ में एक भारी सी गोनी होती है। रमेश भाई, ये क्या लाए हो अपने साथ? ऐसा क्या है इसमें? जल्दी दिखाओ भाई। रमेश बिना कुछ बोले गोनी खोलता है और अंदर रखी चीज सोहन के सामने रख देता है। भाई, ये तो चावल है। यही है वो चीज जो तुम्हारी हर परेशानी हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। सोहन भाई,
ये कोई मामूली चावल नहीं है, ये चावल मैंने चीन से मंगवाए हैं। मैं कुछ समझा नहीं रमेश भाई, तुमने ये चावल चीन से क्यों मंगवाए और ये मेरी किस तरह मदद कर सकते हैं? अरे भाई, जैसा मैंने कहा था ना, ये कोई साधारण चावल नहीं है। तुम जो ये सारा सामान देख रहे हो, ये सब इन्हीं की बदौलत आया है। मैं अभी भी नहीं समझा भाई, क्या ये कोई जादुई चावल है क्या? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो। देखो, हर साल हमारी फसल किसी न किसी वजह से खराब हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, जो थोड़ी बहुत फसल बचती है उसमें ये चावल मिला देता हूँ और फिर उसे बाजार में बेच देता हूँ। मुनाफा इतना होता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। रमेश की बातें सुनकर सोहन के मन में शक और भी गहरा हो जाता है। उसे महसूस होता है कि इन चावलों में कुछ तो गड़बड़ है। रमेश भाई, ये चावल हमारे चावल जैसे नहीं लग रहे, थोड़े अलग लग रहे हैं। हाँ भाई, क्योंकि ये चावल उगाए नहीं जाते बल्कि कारखानों में बनाए जाते हैं। यानी ये चावल नकली है? हाँ भाई, कुछ ऐसा ही समझ लो। लेकिन अगर इन्हें असली चावल में मिला दिया जाए तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। और मुनाफा इतना होता है कि साल भर दूसरी खेती की चिंता ही नहीं रहती। लेकिन भाई, ये तो बहुत गलत है। अगर कोई इंसान ये नकली चावल खा लेगा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो बस अपना फायदा देखना है। जब हमारी फसल बर्बाद होती है, जब हमारे घर वाले भूखे सोते हैं, तब कोई हमारी मदद करने आता है क्या? तो फिर हम क्यों दूसरों के बारे में सोचकर अपना नुकसान करें? नहीं भाई, ये गलत है। मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान से नहीं खेल सकता, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों न सहनी पड़े। मैं किसी और की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। सोहन भाई, एक बार फिर से सोच लो। ये चावल तुम्हें रातों रात अमीर बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, इनके होते हुए तुम्हें अपनी फसल की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। जितना भी नुकसान होगा ये सब संभाल लेंगे। नहीं भाई, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, चाहे इसमें कितना भी फायदा क्यों ना हो। मैं गलत रास्ता कभी नहीं चुनूंगा। ठीक है भाई, जैसा तुम्हें सही लगे। हाँ भाई, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर सोहन रमेश के घर से बाहर निकल जाता है। उसके कदम भारी थे और मन उससे भी ज्यादा बोझिल। वो धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ता है, लेकिन रास्ते भर उसके मन में वही बातें घूमती रहती हैं। चलते चलते थका हुआ, टूटा हुआ सोहन एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। अब क्या करूं मैं? अपनी किस्मत को कोसूं या खुद को समझाऊं? अभी थोड़ी देर पहले तक लग रहा था कि शायद मुझे कोई नई राह मिल जाएगी जो मेरी किस्मत बदल देगी, लेकिन आखिर में हुआ क्या? फिर वही किस्मत ने दगा दे दिया। आखिर कब तक मैं इसी किस्मत को कोसता रहूंगा? सोहन पेड़ के नीचे बैठा अपने ही ख्यालों में उलझा हुआ खुद से बातें कर रहा था। उसकी आंखों में थकान थी और दिल में ढेर सारी बेचैनी। तभी वही पास से एक साधु बाबा जी गुजर रहे होते हैं। सोहन की हालत देखकर बाबा जी के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? अचानक सामने बाबा जी को देखकर सोहन थोड़ा चौंक जाता है। नहीं बाबा जी, कोई परेशानी नहीं है। देखो बेटा, मुझसे छुपाकर क्या करोगे? तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। अगर कोई तकलीफ है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बाबा जी की ये बातें सुनकर सोहन सोच में पड़ जाता है। इतना तो मैं पहले ही परेशान हूं और अब कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। क्यों ना एक बार बाबा जी से बात करके देखूं, शायद ये कोई ऐसा उपाय बता दें जिससे मेरी परेशानी दूर हो जाए। क्या सोच रहे हो बेटा? बोलो, क्या परेशानी है? परेशानी तो है बाबा जी, मैं अपनी किस्मत से परेशान हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कभी मेरा साथ देती ही नहीं। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें बेटा? बाबा जी, मैं एक साधारण किसान हूं। मेरी पूरी दुनिया मेरी खेती पर ही टिकी है। मैं पूरी ईमानदारी से दिन रात अपने खेत में मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी किस्मत कभी साथ नहीं देती। कभी तेज बारिश आकर फसल खराब कर देती है, कभी भयंकर सूखा पड़ जाता है, और अगर किसी साल फसल बच भी जाए तो उस साल मंडी में दाम इतने गिर जाते हैं कि कुछ हाथ ही नहीं लगता। हर बार हर तरफ से बस नुकसान ही होता है बाबा जी। तो बेटा, तुमने कभी ये सोचा है कि किसानी के अलावा भी कुछ किया जाए? बाबा जी, हमारे पुरखे भी किसान थे। पीढ़ियों से हम यही काम करते आ रहे हैं, तो मैं किसानी कैसे छोड़ दूं? और फिर किसानी छोड़ना कोई हल भी तो नहीं है ना बाबा जी।
अगर हर किसान परेशान होकर खेती छोड़ देगा तो लोगों का पेट कौन भरेगा? हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इसी सोच के साथ तुम्हें और मेहनत भी करनी होगी और समझदारी से आगे बढ़ना होगा। बाबा जी, मेहनत करने से मैं कभी पीछे नहीं हटता, लेकिन मेरा भी तो घर परिवार है। मुझे सिर्फ अपने बारे में नहीं, उनके बारे में भी सोचकर चलना पड़ता है। तो बेटा एक बात बताओ, जैसे तुम परेशान हो वैसे ही तुम्हारे आसपास के किसान भी तो परेशान होंगे ना? तो क्यों ना तुम सब मिलकर कोई रास्ता निकालो। कभी कभी जब लोग साथ मिलकर सोचते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकल आता है। बाबा जी, मेरे आसपास के कुछ लोगों ने खेती से पैसे कमाने का एक दूसरा रास्ता भी चुन लिया है। अच्छा, तो फिर बेटा तुम भी उनसे पूछो और उनका तरीका अपना कर देखो, क्या पता तुम्हारा भी काम बन जाए। नहीं बाबा जी, मैं वो रास्ता नहीं चुन सकता। मुझे वो तरीका सही नहीं लगा। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर रहे हैं वो जो तुम्हें गलत लग रहा है? बाबा जी की ये बातें सुनकर सोहन सोच में पड़ जाता है। उसके मन में एक दुविधा चल रही थी। अब क्या करूं? बाबा जी को सब सच बता दूं? जिस तरह रमेश भाई लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं वो सब बता दूं? लेकिन उनका नाम नहीं लूंगा, आखिर वो मेरी मदद ही करना चाहते थे। हाँ, बात तो बतानी पड़ेगी। हाँ बाबा जी, मेरे जान पहचान में एक किसान है जो बहुत गलत काम कर रहा है। अच्छा, क्या गलत कर रहा है वो? जरा मुझे भी बताओ। बाबा जी, आज सुबह ही मैं उससे मिला था। वो भी मेरी तरह परेशान था। उसकी खेती भी हर साल किसी न किसी वजह से खराब हो जाती थी, तो उसने इस परेशानी से निकलने का एक नया तरीका ढूंढ लिया, बचे हुए अनाज से पैसे कमाने का। ऐसा क्या करते हैं बेटा वो बचे हुए अनाज से? बाबा जी, उन्होंने चीन से चावल मंगवाए हैं और फिर उन्हें अपने बचे हुए असली चावल में मिला देते हैं और उसी को बाजार में बेच देते हैं। इससे उन्हें बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है। अच्छा, तो इसमें क्या गलत है बेटा? तुम भी वैसे ही चावल मंगवा लो और बेचो। नहीं बाबा जी, आप शायद पूरी बात नहीं समझे। वो चावल साधारण नहीं है, उन्हें उगाया नहीं जाता, उन्हें कारखाने में प्लास्टिक से बनाया जाता है। सोहन की ये बात सुनकर बाबा जी एकदम चौंक जाते हैं। उनके चेहरे पर आश्चर्य साफ दिखाई देने लगता है। क्या कहा बेटा? प्लास्टिक के चावल? यानी वो नकली चावल है? हाँ बाबा जी, और अगर उन्हें असली चावल में मिला दिया जाए तो कोई पहचान भी नहीं सकता कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। बेटा, पर ये प्लास्टिक के चावल तो लोगों की जान ले सकते हैं ना? हाँ बाबा जी, इसी वजह से मैंने वो रास्ता नहीं चुना। मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान से नहीं खेल सकता, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना सहनी पड़े। वाह बेटा, क्या बात कही तुमने। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। हो सकता है उस गलत रास्ते से तुम्हें थोड़े समय के लिए फायदा मिल जाता, लेकिन बाद में तुम्हें अपनी ही गलतियों पर पछताना पड़ता। हाँ बाबा जी, मेरा भी तो परिवार है। अगर मैं ऐसा गलत काम करूंगा तो उसका असर कल मेरे परिवार पर भी पड़ सकता है। बिल्कुल सही कहा बेटा। हमारे कर्मों का फल सिर्फ हमें ही नहीं, कभी कभी हमारे अपने लोगों को भी भुगतना पड़ता है। बाबा जी, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अपनी किस्मत कैसे बदलूं? मुझे अपने परिवार के लिए भी तो कुछ करना है। बेटा, अगर तुम सच में अपनी समस्या का हल चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें इस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता जरूर दिखाऊंगा। बोलिए बाबा जी, मुझे क्या करना होगा? मैं आपके हर कहे अनुसार चलने को तैयार हूँ। बस आप मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दीजिए। बेटा, तुम्हें कोई बड़ा काम नहीं करना है। तुमने कहा ना तुम्हारा भी एक परिवार है, तो बस जाकर उनसे ये प्लास्टिक की बात बताओ। तुमने अपने मन से तो उसे गलत मानकर ठुकरा दिया, लेकिन क्या तुमने कभी अपने परिवार से पूछा कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं? नहीं बाबा जी, नहीं पूछा किसी से भी। तो एक बार उनसे पूछ कर देखो, उनकी राय भी जान लो। फिर कल सुबह यहीं आकर मुझसे मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है बाबा जी, मैं घर जाकर अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता हूँ और कल सुबह आपसे यहीं आकर मिलता हूँ। इतना कहकर सोहन वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ता है। इस बार उसके कदमों में थोड़ी उम्मीद थी और मन में एक नया सवाल। घर पहुंचते ही वो सबसे पहले अपनी पत्नी राधा को आवाज लगाता है। राधा, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सोहन की आवाज सुनकर राधा तुरंत उसके पास आ जाती है। हाँ जी, बोलिए, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलिए, क्या बात करनी है? तुम तो जानती ही हो, पिछले कुछ समय से हमारी खेती से हमें कोई खास फायदा नहीं हो रहा। हाँ जी, आज दोपहर को भी आप यही बता रहे थे।
हाँ, वही बात है। लेकिन आज तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ एक अजीब घटना हुई। जब तुम खेत से गईं तो थोड़ी देर बाद हमारे पड़ोसी किसान आए। उन्होंने मुझे परेशान देखा और मेरी परेशानी का कारण पूछा। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उनका हाल भी मेरे जैसा ही था, लेकिन उन्होंने इस परेशानी से निकलने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। सच में? कौन है वो? और आपने उनसे वो तरीका क्यों नहीं पूछा? अगर वो रास्ता सही है तो हमारी भी परेशानी दूर हो सकती है। कौन है वो, ये मत पूछो। बस इतना समझ लो कि वो मेरा एक शुभ चिंतक है। जब मैंने उसे अपनी परेशानी बताई तो उसने मुझे उससे निकलने का एक तरीका तो बताया, लेकिन वो तरीका थोड़ा अजीब और सही ना लगने वाला था। अजीब? ऐसा कैसा तरीका? जरा मुझे भी तो बताइए। जैसे मेरी फसल कभी बारिश से खराब हो जाती है तो कभी सूखे से, वैसे ही उनकी हालत भी थी। लेकिन अब उन्होंने एक अलग रास्ता चुन लिया है। वो प्लास्टिक वाले चावल मंगाते हैं। क्या कहा? प्लास्टिक वाले चावल? हाँ राधा, ये चावल बहुत सस्ते आते हैं। वो उन चावलों को अपने बचे हुए असली चावल में मिला देते हैं और फिर बाजार में बेच देते हैं। किसी को पता ही नहीं चलता कि कौन सा असली है और कौन सा नकली, और इससे उन्हें बहुत फायदा होता है। सोहन की ये बात सुनकर राधा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसके चेहरे पर साफ हैरानी दिखाई देने लगती है। मैं कुछ समझी नहीं, ये सब भी होता है क्या? हाँ राधा, प्लास्टिक वाले चावल नकली चावल होते हैं। उन्हें कारखाने में बनाया जाता है और वो 2 रुपए किलो मिलते हैं। उन्हें 50 रुपए किलो बेचकर अच्छा मुनाफा कमाओ। लेकिन ये तो बहुत गलत है। ऐसे नकली चावल अगर कोई खा ले तो उसकी जान भी जा सकती है। अपने फायदे के लिए किसी की जान लेना, ये तो पाप है। हाँ राधा, मुझे भी ये गलत लगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन मैंने सोचा एक बार तुमसे भी पूछ लूं, क्योंकि मेरी इस परेशानी में तुम भी तो मेरे साथ हो। सिर्फ मेरे मना करने से बेहतर है कि तुम्हारी राय भी जान लूं। नहीं जी, हम एक वक्त के लिए भूखे रह लेंगे, लेकिन किसी के साथ धोखा करके पैसा कमाना ये बिल्कुल गलत है। आज भले हम चैन से सो जाएं, लेकिन कल उन गलतियों की सजा हमें किसी न किसी रूप में जरूर चुकानी पड़ेगी। राधा की ये बातें सुनकर सोहन की आंखें भर आती हैं। उसका दिल गर्व और सुकून से भर जाता है। वाह राधा, आज मुझे तुम पर सच में बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह सोचती हो। अब इन सब बातों को छोड़ दीजिए। इन गलत ख्यालों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप बस अपनी मेहनत करते रहिए। देखना, बहुत जल्द आपको सफलता जरूर मिलेगी। राधा की इन बातों ने सोहन के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। उसका हौसला पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। और फिर अगली सुबह सोहन एक नई उम्मीद के साथ बाबाजी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि बाबाजी वहां मौजूद नहीं है। ये क्या, बाबाजी तो यहाँ हैं ही नहीं। अब मैं क्या करूं? सोहन अभी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने बाबाजी प्रकट हो जाते हैं। बाप रे बाप, ये तो कोई मायावी बाबाजी लग रहे हैं। अभी के लिए तो यहाँ से निकल लेना ही सही रहेगा। अरे बच्चा, डरो मत। ये तो मेरी एक छोटी सी शक्ति है। मैं कोई मायावी नहीं हूँ। नहीं बाबाजी, मैं डरा नहीं था, बस थोड़ा सा चौंक गया था। अच्छा, ये बताओ बेटा, जो काम मैंने तुमसे कहा था, क्या तुमने वो किया? हाँ बाबाजी, मैंने अपनी पत्नी से उन प्लास्टिक वाले चावलों के बारे में बात की और ये भी बताया कि उनसे हमें बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन उसकी सोच भी बिल्कुल मेरी तरह ही निकली। उसने भी साफ मना कर दिया। उसने कहा, हम एक वक्त भूखे रह सकते हैं, लेकिन किसी के साथ धोखा करके पैसे नहीं कमा सकते। सोहन की ये सारी बातें सुनकर बाबाजी बहुत प्रसन्न होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हारी घरवाली की सोच बिल्कुल तुम्हारी तरह है। समाज को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। बाबाजी, अब आप मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मेरी समस्याएं दूर हो सकें, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। हाँ बेटा, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बाबाजी, ये तो खाली मटका है, इससे मेरी समस्या कैसे हल होगी? बेटा, ये मटका कोई साधारण मटका नहीं है।
तुम बस इस मटके को ले जाकर अपने खेत में गाड़ देना और गाड़ने से पहले तुम्हारे खेत की मिट्टी इस मटके में भर देना। फिर उसके बाद अपने अनाज के बीजों को खेत में छिड़क देना। फिर कमाल देखना, तेरे खेत में कभी धान की कमी नहीं होगी। ठीक है बाबा जी, मैं आपकी सारी बातों को याद रखूंगा। ठीक है तो बाबा जी, मैं चलता हूँ। सोहन फटाफट से जाकर अपने खेत में मटका गाड़ देता है। लो, अब मटका तो गाड़ दिया, अब फटाफट से बीजों को भी छिड़क देता हूँ। सोहन सारे खेत में जल्दी जल्दी बीज छिड़क देता है। चलो, बाबा जी के कहे अनुसार बीज भी छिड़क दिए। चलो अब घर चलता हूँ। कल सुबह जल्दी आकर एक बार खेत का जायजा ले लूंगा और जादुई मटके का कमाल भी देख लूंगा। फिर अगली सुबह सोहन सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है और अपने खेत की हालत देखकर चौंक जाता है। उसका खेत पूरा हरा भरा हो चुका था। उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर बाबा जी की बात सही हो गई। अब इस जादुई मटके से मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। राधा की बात भी सही हो गई। अब किस्मत भी मेरा साथ देगी। क्यों जी, मैंने कहा था ना, एक दिन आप खुद कहेंगे कि अब मेरी किस्मत भी साथ दे रही है। दोस्तों, इस तरह सोहन और राधा के नेक दिल ने उनकी बंद किस्मत को बदल दिया और अब उन्हें अपने किस्मत को नहीं कोसना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरह की और शानदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।